हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके। सबसे पहले जानेंगे कि पाइथन है क्या। सो पाइथन इज अ क्लियर एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेरेबल टू पर्ल, रूबी और जावा। ठीक है। सो पाइथन क्या है, देखो, एक बहुत ही पावरफुल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मींस आप कह सकते हैं कि 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी पाइथन, एज कंपेयर टू पर्ल, रूबी और जावा लैंग्वेज की। Now, second point is कि Python is a programming language that combines features of C and Java। ठीक है। तो Python हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको C लैंग्वेज और Java लैंग्वेज के कंबाइंड फीचर देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये हमारी Python की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। साथ के साथ अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें पाइथन की, सो पाइथन वाज डेवलप्ड बाय ज़ीरो वैन रोसम इन द ईयर 1990 एट स्टिचिंग मैथमेटिक्स सेंट्रम इन द नेदरलैंड्स एज अ सक्सेसर ऑफ अ लैंग्वेज कॉल्ड एबीसी। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, तो इनको डेवलप किया था ज़ीरो वैन रोसम में इन द ईयर ऑफ 1990 में। ठीक है। और पाइथन लैंग्वेज जो है हमारी, वो एबीसी लैंग्वेज की सक्सेसर लैंग्वेज मानी जाती है। साथ के साथ नेम पाइथन पिक्ड फ्रॉम टीवी शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है। सो पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया, तो पहले क्या होता है कि एक टीवी शो चलता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इस टीवी शो ये काफी पॉपुलर था उस समय, तो इसी शो के बेस पे इन्होंने क्या करा, यहाँ से जो नेम था वो पिक कर लिया। ठीक है। टीवी पर। इसके साथ साथ ये भी इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ जाके आप इसको और डिटेल्स में जान सकते हैं। साथ के साथ अगर हम लोग वर्जन की बात करें पाइथन की, तो जो पहला वर्जन था पाइथन का वो आया था हमारा 1991 में, जो था पाइथन 0.9.0। इसके बाद पाइथन ने अपने आप को अपग्रेड किया, इसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए। जो सेकंड आया था हमारा वो आया था 1.0 जनवरी 1994 में। इसी तरीके से पाइथन ने अपने आप को अपग्रेड करते चले गए और नए नए वर्जन ये लोग लॉन्च करते चले गए। ठीक है। और अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पाइथन का, वो अभी हम लोग देख लेंगे। ओके। सो मे बी शायद पाइथन का 3.10 पॉइंट करके कुछ है वर्जन, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। इसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स की कि पाइथन हमको क्या क्या फीचर्स कराते हैं प्रोवाइड, तो देखो पाइथन जो है काफी इजी लैंग्वेज है। साथ के साथ हाई लेवल लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ह्यूज लाइब्रेरी है, स्केलेबल है। ठीक, तो ये सारे फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं पाइथन में। तो इसको मैं एक बार और ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। इजी टू लर्न मतलब पाइथन को जैसे, और जैसे जावा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, तो हर एक लैंग्वेज को पढ़ने के कुछ बेसिक सिंटैक्स है, कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं। तो एज कंपेयर टू दिस लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज जो है वो काफी इजी लैंग्वेज मानी जाती है। साथ के साथ हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब इसमें जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, और उसको जो हमारी मशीन होगी वो डिकोड करके अपने उसमें कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करेगी हमारी चीजों को। साथ के साथ जो भी हम लोग कोड लिखेंगे पाइथन में, उस कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो मैंने पाइथन का कोड अपनी मशीन पे लिखा है या विंडोज पे लिखा है, तो इस कोड को मैं मैक पे चला सकता हूँ, ठीक है, लिनक्स पे चला सकता हूँ, मतलब किसी भी आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, जो हमारा पाइथन है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है। तो हर एक उस पे प्लेटफॉर्म पे आपको अलग से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद बताया मैंने आपको कि पाइथन के पास हमारी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, जो हर एक लाइब्रेरी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है। ठीक है। तो जो हम लोग सारा कोड स्क्रैच से लिखते थे, स्क्रैच से न लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी की हेल्प से उस फंक्शनलिटी को काफी आसानी से अचीव कर पाएंगे। नाउ फिर हम लोग
अब देखेंगे एप्लीकेशंस फॉर पाइथन, मतलब पाइथन की हेल्प से हम लोग क्या क्या चीजें बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन की हेल्प से हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो पाइथन की हेल्प से काफी आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पाइथन हमको काफी सारे फ्रेमवर्क्स कराता है प्रोवाइड, जैसे जेंगो हो गया, पिरामिड हो गया, फ्लास्क हो गई, बॉटल्स हो गई, ये सब क्या है, हमारे पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो वेब डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग इन फ्रेमवर्क्स का यूज कर सकते हैं। साथ के साथ डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन, मतलब अगर आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो पाइथन उसके लिए हमको एक ट्विंटर नाम का जो फ्रेमवर्क है ये कराता है प्रोवाइड। इसके साथ साथ पाइथन की हेल्प से हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन की हेल्प से हम लोग गेम एंड 3D एप्लीकेशन कर सकते हैं क्रिएट। साथ के साथ पाइथन की हेल्प से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन कर सकते हैं क्रिएट। इसके साथ साथ साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक के केस में हम लोग पाइथन यूज कर सकते हैं। डेटा साइंस के लिए हम लोग पाइथन यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के लिए हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं। साथ के साथ डेटा एनालिटिक्स के लिए हम लोग पाइथन यूज कर सकते हैं। एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग अपना पाइथन यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द हर एक फील्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक में भी आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। ओके, सो हम लोगों ने जाना कि एप्लीकेशन क्या है पाइथन की। अब हम लोग देखते हैं आगे। सो पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले समझ लेते हैं कि बाइट कोड क्या होता है। ठीक है, सो बाइट कोड क्या है, देखो बाइट कोड रिप्रेजेंट द फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस created by Python developers representing all types of operations like arithmetic operations, comparison operators, memory related operations and etc. ठीक है, the size of each byte code instructions is 1 byte और 8 bit। तो बाइट कोड क्या है, देखो बाइट कोड एक हमारा फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कौन करता है, हमारा पाइथन डेवलपर्स क्रिएट करता है। और इसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, हमारे कंपैरिजन ऑपरेशन हो, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो, कोई भी हो। ठीक है, तो अगर इसकी साइज की बात करें तो हमारा जो बाइट कोड का साइज क्या होता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि हर बाइट जो होता है वो 1 बाइट होता है, और 1 बाइट को कह सकते हो आप 8 बिट्स। इसके साथ साथ वी कैन फाइंड बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इन द डॉट पी वाई सी फाइल्स। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि बाइट कोड इंस्ट्रक्शन का जो एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं डॉट पी वाई सी। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, आपको पता है कि हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हमारी जो मशीन है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा एक मिडलवेयर होगा जो क्या करेगा, हमारे हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, देन क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज उसको रीड करके अपने अकॉर्डिंग क्या देगी, रिजल्ट देगी। तो इसी तरीके से पाइथन के पास ऐसे बहुत से कंपाइलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कोड को कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड में इनटू बाइट कोड में। तो देखो पाइथन कंपाइलर क्या होता है, देखो अब पाइथन कंपाइलर कन्वर्ट द प्रोग्राम सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो जो भी हम लोग कोड लिखेंगे डॉट पी वाई की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डॉट पी वाई सी की फॉर्म, मतलब बाइट कोड की फॉर्म में। तो वो कौन करेगा, वो करेगा हमारा पाइथन कंपाइलर। तो ऐसे पाइथन के पास बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ सी पाइथन हो गया हमारे, जे पाइथन हो गया हमारा, पाई पाई हो गया हमारा, रूबी पाइथन हो गया, आयरन पाइथन हो गया, स्टैकलेस पाइथन हो गया, पाइथन ऑक्सी हो गया, एनाकोंडा पाइथन। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे कंपाइलर्स हैं पाइथन के, जो क्या काम करते हैं, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। ठीक है, सोर्स कोड वो कोड होता है जिसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है, और बाइट कोड वो होता है जिसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई सी होता है। ठीक है, और 1 बाइट और 8 बिट, मतलब 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। साथ के साथ अगर हम लोग और डिटेल्स में पढ़ें कि किस तरीके से मतलब हमारी मशीन हमारे कोड को रीड करती है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग अपना सोर्स कोड लिखते हैं, मतलब अपना प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक, हमने सोर्स कोड लिखा, और सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट पी वाई।
तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं फाइल का, लेकिन एक्सटेंशन होगा डॉट पी वाई। इसका मतलब ये कोड जो लिख रहे हैं हम लोग, ये कहलाएगा सोर्स कोड। इसके बाद कंपाइल द प्रोग्राम्स यूजिंग पाइथन कंपाइलर, मतलब हमारे सोर्स कोड को पाइथन का कंपाइलर हमारे कोड को रीड करेगा। एंड रीड करने के बाद क्या करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट द पाइथन प्रोग्राम्स इनटू बाइट कोड। उसके बाद पाइथन हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में, और बाइट कोड का जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट पी वाई सी। इसके साथ साथ कंप्यूटर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइट कोड, सो वी कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड यूजिंग पीवीएम। जितनी भी मशीन्स होती हैं वो हर एक मशीन ओनली ऑन मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं। तो हमारे कंपाइलर ने क्या किया, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में। अब बाइट कोड तो मशीन समझ ही नहीं सकती, तो देखो क्या कर दिया जाएगा, जो बाइट कोड होगा उसको भेज दिया जाएगा किसके पास, पीवीएम के पास। पीवीएम स्टैंड फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो पीवीएम यूजेस एन इंटरप्रेटर विच अंडरस्टैंड द बाइट कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू द मशीन कोड। तो जो पाइथन का पीवीएम होता है उसके पास एक इंटरप्रेटर होता है, और इसका काम होता है बाइट कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड में। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, जो हमारा जो पाइथन का पीवीएम होगा वो हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, एंड मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस आर देन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर एंड रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड। एंड जो भी हमारा बाइनरी कोड होगा, या आप कह सकते हैं मशीन कोड होगा, उसको भेज दिया जाएगा किसके पास, प्रोसेसर के पास। एंड प्रोसेसर बहुत आसानी से मशीन कोड को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और उसी के बेस पे क्या करेगा, हमको आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारा कोड को एग्जीक्यूशन करने का, कि किस तरीके से हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में। मैं अगेन आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग सोर्स कोड लिखेंगे, और सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट पी वाई होगा। उस सोर्स कोड को कंपाइलर द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, बाइट कोड में। तो बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट पी वाई सी होगा। एंड बाइट कोड मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती है, तो उसको भेज दिया जाएगा पीवीएम के पास। पीवीएम स्टैंड फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन के पास एक इंटरप्रेटर होता है, वो क्या काम करता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, एंड देन मशीन कोड को सेंड कर दिया जाता है प्रोसेसर के पास। एंड प्रोसेसर हमारे मशीन कोड को इजीली कर लेता है अंडरस्टैंड, एंड देन उसी को क्या करता है, एग्जीक्यूट, और उसके बेस पे हमको रिजल्ट जनरेट करके देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पीवीएम के बारे में, पाइथन वर्चुअल मशीन। इसको हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। सो पाइथन वर्चुअल मशीन शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग पीवीएम कहते हैं। ये क्या है, देखो, पीवीएम इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, मतलब ये हमको एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जनरेट करके देता है। The role of PVM is to convert the bytecode instructions into machine code so the computer can execute those machine code instructions and display the output. So ये क्या काम करता है, पीवीएम हमको एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, और इसका जो मेन काम ये होता है कि बाइट कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड में। ठीक है, एंड डिस्प्ले द आउटपुट, और उस जो इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, एंड देन क्या होगा, उस कोड को सेंड कर दिया जाएगा हमारे प्रोसेसर के पास, एंड प्रोसेसर उसको इजीली एग्जीक्यूट करके हमको अपना आउटपुट शो करा देगा। तो इसको एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं सारी चीजें, कि किस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे मैंने बताया था आपको अभी, कि सबसे पहले हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं। इसके बाद हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है सोर्स कोड को इनटू बाइट कोड, एंड बाइट कोड को सेंड कर दिया जाता है किसके पास, पीवीएम के पास। एंड पीवीएम के पास होता है एक इंटरप्रेटर, जो क्या करता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड एंड सेंड दैट मशीन कोड टू द कंप्यूटर प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। तो जो भी हमारा कोड होगा उसको सेंड कर दिया जाएगा किसके पास, प्रोसेसर के पास, एंड प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करके हमको क्या कर देगा, आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट फंक्शनैलिटी होती है किसकी, पीवीएम की। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। Now, अब हम लोग देखेंगे, सपोज करो हमने कोई पाइथन में प्रोग्राम बनाया, तो उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, और पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, वो हम लोग अब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कमांड लाइन विंडो पे अपना पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
आईडीएलई में पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में अपने पाइथन प्रोग्राम को लिख सकते हैं, या उसके लिए पाइचार्म यूज कर सकते हैं, या फिर वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर, मतलब आप किसी भी तरह का कोई भी आपके पास अगर टेक्स्ट एडिटर है, देन हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम को बनाने से पहले हमारी मशीन में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग कि पाइथन को किस तरीके से करेंगे डाउनलोड, एंड उसे इंस्टॉल कैसे करना है मशीन में। ओके, तो चलते हैं ब्राउजर पे और हम लोग ये अपने पाइथन को करते हैं डाउनलोड। ओके, सो हम लोगों ने क्या करा, अपना ब्राउजर ओपन कर लिया, एंड ब्राउजर ओपन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक नया टैब ओपन करा है। यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग पाइथन डाउनलोड ऐसे करके, एंड यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि टॉप पे जो आपको यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पे पाइथन डाउनलोड पाइथन एंड python.org करके। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, मतलब क्लिक करेंगे इस पे, एंड यहाँ से आप देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पाइथन, जिसका लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है 3.11.4। इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, और हमारा जो पाइथन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग भी क्या करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। ओके, सो हम लोगों ने पाइथन कर लिया डाउनलोड, अब इसे करना है इंस्टॉल। तो क्या करना है, इसको ओपन कर लीजिए इसको, एंड ओपन करने के बाद ये देखो इसका इस तरीके से आइकन बन के आएगा। ठीक है, पाइथन 3.11.4 AMD 64.exe करके, इस पर डबल क्लिक करना है आपको, एंड डबल क्लिक करेंगे आप तो इस तरीके से आएगा देखो। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ दिखा रहा है अपग्रेड आपकी माई का इंस्टॉल करके। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ, अपग्रेड कर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और आप क्या कर लीजिए उसको इंस्टॉल, और वहां पे आएगा ऐड टू पाथ करके एक ऑप्शन, तो ऐड टू पाथ कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर मतलब चेक बॉक्स पे राइट क्लिक लगा दीजिएगा, और आपका जो पाइथन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये मेरा सेटअप भी क्या कर लेगा, इसको कर लेगा अपग्रेड, और आप कर लीजिए उसको इंस्टॉल। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है सेटअप वाज सक्सेसफुली, इट मींस जो मेरा पाइथन था वो मेरी मशीन पे कम्प्लीटली क्या हो गया, इसका जो लेटेस्ट वर्जन था वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको यहाँ से करेंगे क्लोज। अब मुझे चेक करना है कि मेरी मशीन पे क्या था वर्जन है पाइथन का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड फ्रॉम CMD ओपन कर लेते हैं, एंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग पाइथन डैश डैश वर्जन। ठीक है, आपको पाइथन डैश डैश वर्जन लिख के एंटर मारना है, तो ये दिखा देगा आपको कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है। देखो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है 3.11.4। तो ये हमारे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है जो मैंने अपनी मशीन पर भी किया है इंस्टॉल। तो हम लोगों ने यहाँ पे पाइथन को कर लिया है इंस्टॉल। ठीक है, नाउ अब हम क्या करना है कि सपोज करो मुझे पाइथन पे प्रोग्रामिंग करनी है कंसोल बेस्ड पे, तो कैसे करेंगे, आपको बस पाइथन लिखना है यहाँ पे एंड एंटर मारना है। तो जैसे ही आप पाइथन लिख के एंटर मारेंगे तो यहाँ पे पाइथन का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस पाइथन के टर्मिनल पे आप अपना पाइथन कोड आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मुझे 2 नंबर ऐड कराने हैं, तो 10+5 एंटर मारेंगे तो यहाँ देखो ऐड होके आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे 10-5 करना है, एंटर मारेंगे देखो माइनस हो गया। मुझे लिखना है 5 × 4, एंटर मारेंगे 20 आ गया। इस तरीके से 20/5 एंटर मारेंगे तो देखो। तो जितने भी हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हम लोग किस पे कर पाएंगे, कंसोल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा पाइथन, एंड देन हम लोग यहाँ पे आसानी से अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप भी करके देख सकते हैं। ओके, सो हम लोगों ने पाइथन को कर लिया डाउनलोड, इसको चेक कर लिया कंसोल में कि पाइथन हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। उसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने पाइथन के टर्मिनल में जाके हम लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग की, मतलब प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बेसिक से हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखे। नाउ अब हम लोग पाइथन में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं पाइथन में वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। So an identifier is a name having a few letters, numbers and special characters just like as underscore। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, एक नेम होते हैं। अब इस नेम में कुछ लेटर्स देखने को मिल सकते हैं आपको, नंबर्स मिल सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो आपको याद रखना है कि जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे पाइथन में, वो आइडेंटिफायर सारे के सारे जो आप लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होना चाहिए। इट मीन्स कोई भी कैरेक्टर वैल्यू चलेगी, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, सिंबॉलिक कांस्टेंट, क्लास, ईटीसी। मींस कि जितने भी हमारे आइडेंटिफायर्स हैं वो हर एक आइडेंटिफायर किसी न किसी वेरिएबल्स को, फंक्शन को, सिंबॉलिक कांस्टेंट या क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं, या फिर कह सकते हैं आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हट के बात करें, तो जैसे मान के चलते हो कि जैसे मेरा नाम दीपक है, ठीक है, तो मेरा नाम क्या हो गया, एक मेरा आइडेंटिफायर हो गया जो मुझे आइडेंटिफाई करता है। इसी तरीके से अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो लैपटॉप क्या करता है, लैपटॉप जो वर्ड है हमारा वो एक आइडेंटिफायर हो गया जो क्या करता है, इस एक लैपटॉप नाम के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे जो भी अपने आंखों से देख रहे हैं, जिन्हें हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है, वो हर एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक नाम है वो एक आइडेंटिफायर है जो उसी किसी को एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके बाद एग्जांपल जैसे पाई हो गया हमारा, सिग्मा, मेटा ऐड, फुल नेम। ठीक है। तो जो भी आपका नेम हो वो हर एक नेम क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिफायर कहलाता है इन पाइथन। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिफायर ना। आइडेंटिफायर्स पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या बनता है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि स्मॉल टी इज नॉट इक्वल टू कैपिटल डी, और आप कह सकते हैं कि स्मॉल टी इज नॉट इक्वल टू कैपिटल टी। मीन्स अजय इज नॉट इक्वल टू अजय, और आप कह सकते हैं दिस अजय इज नॉट इक्वल टू अजय। मतलब जिस वे में आप किसी आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करेंगे उसी वे में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वो एक क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा देगा। ठीक है। और बोलेगा कि दिस इज नॉट डिफाइन या समथिंग कुछ भी। ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव। और ये हमने देखा भी होगा कि जब भी हम कोई अपना मान के चलते हैं कि ईमेल अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट किया और वहां पे हम लोगों ने पासवर्ड डाला। अब पासवर्ड मैंने मान के चलो कि कैपिटल में लिखा दीपक, और जब मैं उसको लॉगिन कर रहा हूँ अकाउंट, उस समय मैं डाल रहा हूँ स्मॉल लेटर में, तो क्या वो एक्सेस करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि हम जो जो हमारा पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो जिस वे में हम लोग वहां पे लिखते हैं पासवर्ड या क्रिएट करते हैं, उसी वे में हमको उसको अकाउंट को एक्सेस करते समय डालना होता है पासवर्ड। ठीक है। तो आप कह सकते हैं केस सेंसिटिव का मतलब कि जैसा लिखेंगे उसी वे में आपको एक्सेस करना होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको ना। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कीवर्ड्स और रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन। तो जो कीवर्ड्स क्या होते हैं, द पाइथन लैंग्वेज यूजेस द फॉलोइंग कीवर्ड्स विच आर नॉट अवेलेबल टू यूजर्स टू यूज देम एज आइडेंटिफायर। मींस कि पाइथन ने कुछ वर्ड्स पहले से ही क्या कर रखे हैं, रिजर्व किए रखे हैं, और हर एक वर्ड को इन्होंने एक स्पेसिफिक मीनिंग दिया हुआ है इन साइड द कंपाइलर। ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन से कीवर्ड है हमारे, जैसे फॉल्स कीवर्ड हो गया हमारा, अवेट हो गया, एल्स, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन, रेस, ट्रू, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, एंड, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, एस, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, वाइल, assert, del, global, not, with, asynchronous, if और and ed। ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, और हर एक कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है और स्पेशल तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग पाइथन को आगे पढ़ते जाएंगे, हम हर एक कीवर्ड को धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, और जानेंगे कि किस कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से अपनी फंक्शनलिटी को शो करता है। ठीक है। तो लेकिन आपको बस याद दिलाना है कि जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, आप इन सभी कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। दैट्स इट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन का वो है कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट हमको पहले से पता है कि होते क्या है कॉन्स्टेंट। अ कॉन्स्टेंट इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर एज द वेरिएबल वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है।
तो ये कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है। जबकि वेरिएबल्स की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और ये हमने कंसेप्ट मैथमेटिक्स में 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो हम पढ़ते थे कि कॉन्स्टेंट्स आर दोज वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। वेयर वेरिएबल्स आर दोज वैल्यू विच कैन बी चेंज। जैसे अल्फाबेट्स हो गए वो हमारे वेरिएबल्स हो गए, और जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो हमारी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। सेम कंसेप्ट पाइथन में है, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि देयर आर नो कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन द वे दे एग्जिस्ट इन सी एंड जावा, ठीक है। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में कांस्टेंट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, जबकि ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा किसमें, सी लैंग्वेज में एंड जावा लैंग्वेज के अंदर। इन पाइथन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन कांस्टेंट हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो पाइथन के अंदर हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि किस तरीके से आप कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऐसा कर सकते हैं। In Python, constants are usually defined on a module level and written in all capital letters with underscores separating words, but remember its value can be changed. तो ये कहता है पाइथन के, देखो वैसे तो हम लोग कांस्टेंट कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट उसके बाद भी अगर आप कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं पाइथन में, तो आप उसको कैपिटल लेटर से डिफाइन कर सकते हैं एट द टॉप लेवल। लेकिन आपको याद रखना है कि उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, बट सीधी सी बात है कि अगर हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे पाई की वैल्यू सबको पता है कि फिक्स्ड होती है, ठीक है। बट इसमें हम लोग अपना खुद का कोई कांस्टेंट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कांस्टेंट कंसेप्ट। सो पाइथन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब वेरिएबल्स। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स इन पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले देखनी होते क्या है वेरिएबल्स। तो इन सी, जावा और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेरिएबल्स इज एन आइडेंटिफायर और अ नेम कनेक्टेड टू मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। तो वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, हमारे एक आइडेंटिफायर्स होते हैं, लेकिन ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे मेमोरी लोकेशन से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं वेरिएबल्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर टू स्टोर अ वैल्यू, ठीक है। नाउ फिर मान के चलते हैं कि जैसे हम लोग हैं यहाँ पे ए असाइन 10, तो ए असाइन 10 लिखा हम लोगों ने, तो क्या होगा कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना होगा एंड उस ब्लॉक के अंदर 10 वैल्यू असाइन हुई होगी, और जहां पे इसको 10 वैल्यू असाइन की गई होगी जिस ब्लॉक में, उसका अपना खुद का एक एड्रेस होगा, ठीक है। और जो ये 10 वैल्यू असाइन हुई है उसका खुद का एक नाम होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ए सर नाम ये का एक सुपर वेरिएबल हो स्क्रिप्ट है गया। क्या? हाँ जी। ये सुपर स्क्रिप्ट है? ना, तो जैसे यहाँ लिखा मैंने ए असाइन 10, तो आपको पता है कि मेमोरी में 10 को कहीं ना कहीं क्या मिली होगी, मेमोरी एलोकेट की गई होगी, और जहां पे इसको मेमोरी एलोकेट की गई होगी उसका अपना खुद का एक एड्रेस होगा, और उसका एक नेम जनरेट किया होगा ए नाम का। तो ए आपका एक आइडेंटिफायर हो गया, आप यह कह सकते हैं कि एक वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसके पास किसका रेफरेंस है, इस 10 का रेफरेंस है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, एक और बनाया वेरिएबल जहां लिखा बी असाइन 10, ठीक है। तो बी के लिए भी एक अलग से मेमोरी एलोकेट की गई होगी और वहां पे 10 असाइन किया गया है। इसी तरीके से सी लिखा हम लोगों ने, एंड सी के लिए भी अलग से मेमोरी एलोकेट की गई हुई जिसको वैल्यू असाइन कितनी की गई, 20, और उसका खुद का अपना एक अलग डिफरेंट एड्रेस होगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए असाइन 10 कर दिया, तो होगा क्या कि जो 10 का रेफरेंस था ए के पास वो हट जाएगा, अब किसका रेफरेंस रहेगा, 30 का रेफरेंस रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे कर दिया वाई असाइन ए, ठीक है, तो ए के पास कितनी वैल्यू है, अभी हमारे पास 30 है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी, 30 हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इसके पास भी किसका रेफरेंस होगा, ए का रेफरेंस होगा, और ए के पास 30 है, तो इसके पास भी 30 का ही रेफरेंस देखने को मिलेगा आपको। सो लेकिन अब आपको समझना है कि मैंने बताया आपको कि इन पाइथन अ वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज अ टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यूज। पाइथन कंसीडर्ड वैल्यूज एज ऑब्जेक्ट,
कि जब हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पाइथन है वो 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स कि जितने भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे और उस वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू हम लोग असाइन कराएंगे वो हर एक वैल्यू को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ए असाइन 10, तो 10 आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी रैम के अंदर। ठीक है, और उसका अपना खुद का एक एड्रेस होगा और उसका जो रेफरेंस होगा वो किसके पास होगा, ए के पास। तो ए के पास किसका रेफरेंस है, 10 का रेफरेंस है। इसी तरीके से मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बी असाइन 10। तो आपने सोचा कि देखो बी के लिए भी क्या होगा, एक अलग से मेमोरी एलोकेट की जाएगी 10 नाम की। बट पाइथन ऐसा नहीं करता है। अगर उसके पास पहले से एक 10 नाम का ऑब्जेक्ट है और कोई दूसरा वेरिएबल भी उस 10 नाम के ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहता है तो वो उसी का रेफरेंस पास कर देगा किसके पास, बी के पास। ठीक है, तो इससे क्या होती है, हमारी मेमोरी कम कंज्यूम होती है। ठीक है, साथ के साथ उसको अलग से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर क्या किया हम लोगों ने, जैसे यहाँ लिखा मैंने ए असाइन 20। ठीक, तो 20 के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट की जाएगी, इसका अपना खुद का एक एड्रेस होगा। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए किसका रेफरेंस था, 10 का था ए का रेफरेंस, लेकिन अब क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। तो अब ए के पास 20 का रेफरेंस है, ना कि ए का रेफरेंस। तो 10 का रेफरेंस किसके पास है, सिर्फ बी के पास है, और ए का रेफरेंस किसके पास है, 20 के। तो अगर मैंने यहाँ लिखा वाई असाइन ए, यहाँ पे लिखा वाई असाइन ए, तो अब ए का रेफरेंस किसके पास है, वाई के पास, और वाई और ए का कितना रेफरेंस है, 20। तो वाई के पास भी कितना होगा इसका रेफरेंस, 20 होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि अलग से वो वेरिएबल्स क्रिएट ना करके वो क्या कर देगा, जो 20 का ही रेफरेंस किसको दे देगा, वाई को दे देगा। तो चलो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा वेरिएबल्स और ये ऑब्जेक्ट काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अपना cmd कमांड ओपन कर लेते हैं। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखता हूँ, ध्यान से देखना, कि अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग पाइथन, एंड पाइथन लिखने के बाद एंटर मारेंगे तो हमारा जो पाइथन का टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे चेक करना है वेरिएबल्स को। जैसे मैंने लिखा ए असाइन 10, तो ए असाइन 10 लिखा, अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पे है 20, सॉरी 10। इसी तरीके से मैंने लिखा बी असाइन 10 और बी की प्रिंट करता हूँ, तो बी की वैल्यू भी कितनी है, 10। अब मुझे चेक करना है कि इस 10 का आईडी क्या है, मतलब इसका ना एड्रेस क्या है। तो अगर मुझे किसी भी वेरिएबल्स का एड्रेस चेक करना है तो उसके लिए पाइथन हमको एक फंक्शन देता है जिसका नाम है आईडी फंक्शन। तो जिसका भी आपको आईडी चेक करना है आप आईडी लिखें और उसके अंदर आइडेंटिफायर का नाम पास कर दें या फिर वेरिएबल का नाम पास कर दें। तो जैसे यहाँ पे आईडी लिख के ए करेंगे तो यहाँ दिखाएगा, देखो ए का एड्रेस क्या है, ये एड्रेस जिसके लास्ट में क्या है, 528। इसी तरीके से मुझे अगर बी का एड्रेस चेक करना है, एंटर करेंगे, देखो बी का एड्रेस भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 528। क्यों आ रहा है, क्योंकि ए के पास भी 10 है, बी के पास भी 10 है। तो पाइथन 2 बार 10 क्रिएट नहीं करेगा, वो एक बार 10 कर लेगा क्रिएट। अब उसी का रेफरेंस ए को भी दे देगा और उसी का रेफरेंस बी को भी दे देगा, तो वो अलग से मेमोरी जनरेट नहीं करेगा या क्रिएट नहीं करेगा। बट अगर मैं आपको याद दिला दूं, मैंने यहाँ लिखा वाई असाइन ए। तो जब हम लोगों ने वाई असाइन ए लिखा और वाई को भी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है यहाँ पे, 10 आ रही है। तो अगर मैं y का भी एड्रेस चेक करूं, देखना ध्यान से, अगर हम लोग y का भी एड्रेस चेक करते हैं यहाँ से, तो y का भी एड्रेस क्या आएगा, 28528, मतलब सेम। तो y के लिए भी इसने अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करी। ठीक है, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट को, मतलब हर एक वैल्यूज को क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट समझता है और वो पहले चेक करता है कि जो वैल्यू आप यूज करना चाहते हो, अगर वो वैल्यू पहले से ही मेरे पास है तो मैं उसका रेफरेंस आपको पास कर दूंगा, और अगर वो वैल्यू पहले से नहीं है मेरे पास तो उस केस में मैं उस वैल्यू को न्यू क्रिएट कर दूंगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बी असाइन 20, बी असाइन 20, तो अगर मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं आईडी चेक करता हूँ बी की, तो देखो बी की आईडी क्या आ रही है, 848। और अगर मैं ए की आईडी चेक करता हूँ तो क्या आ रही है, 528। मतलब अब
अब बी के पास किसका रेफरेंस है, 20 का रेफरेंस है, तो इसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट बनाया होगा इसने, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है रैम के अंदर। बट ए के अंदर किसका रेफरेंस है, 10 का रेफरेंस है, तो 10 का कितना दिखा रहा है, 5 to 8। और अगर मैं वाई का चेक करूं तो वाई का भी कितना आएगा, 5 to 8, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वाई असाइन ए लिखा हुआ है, तो ए का दिखाएगा 5 to 8। तो वही रेफरेंस किसके पास जा रहा है, वाई के पास जा रहा है, तो वाई का भी दिखाएगा 5 to 8। तो ये कंसेप्ट है किसका, वेरिएबल्स का, किस तरीके से पाइथन हमारे वैल्यूज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, सो वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। इन पाइथन अ वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यूज। पाइथन कंसिडर्ड वैल्यूज एज ऑब्जेक्ट, जो बताया था मैंने आपको कि वो हर एक वैल्यू को एज अ ऑब्जेक्ट समझता है। तो अगर मैंने यहाँ लिखा ए असाइन 10, तो 10 को मेमोरी एलोकेट की जाएगी, उसका खुद का अपना एक एड्रेस होगा, और उसका जो एड्रेस होगा वो किस पे पास कर दिया जाएगा, ए नाम के वेरिएबल में पास कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बी में बनाया हम लोगों ने 20, तो 20 तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके लिए भी अलग से मेमोरी एलोकेट की जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि बी के पास, अब ए के पास किसका रेफरेंस है, 20 का रेफरेंस है, तो ए का रेफरेंस हट जाएगा और ये किसके पास आ जाएगा, करंट रेफरेंस 20 का रेफरेंस आ जाएगा। अब इस 10 के पास किसका रेफरेंस है, किसी का रेफरेंस नहीं है ना, इस 10 के पास किसी का रेफरेंस नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रेफरेंस किसी के पास नहीं है, तो द वैल्यू 10 बिकम्स अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या लाएगा हमारा, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। इट इज रिमूव्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, तो कोई भी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसी भी आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल्स के पास नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर के थ्रू मेमोरी से हटा दिया जाएगा, ताकि हमारी मेमोरी क्या हो जाए, खाली हो जाए, उसकी जगह कोई नया ऑब्जेक्ट आ सके। तो अब जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर, तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जिसमें से पहला रूल ये है कि एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। तो जब भी आप कोई वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। साथ के साथ नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब कि जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो वर्ड के बीच में या अल्फाबेट के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा भाई फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट और नेम के बीच में मैंने स्पेस दे दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बीच में आपको अंडरस्कोर मैंडेटरी लगाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड इन द मिडिल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो पाइथन कहता है कि आप अगर अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल सिंबल यूज करते हैं तो पाइथन उसको सपोर्ट नहीं करता, उस केस में वो आपको एक अच्छा खासा एरर दे देगा। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, अ वेरिएबल इज रिटर्न विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स अंडरस्कोर। तो जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो आप वेरिएबल्स को बनाने के लिए आप लेटर यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर यूज कर सकते हैं। और स्पेशल करेक्टर में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई दूसरा स्पेशल करेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट, जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वो क्या नहीं होना चाहिए, रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जो दिखाया था मैंने आपको रिजर्व कीवर्ड, जैसे क्या नहीं होना चाहिए, इफ नहीं होना चाहिए, एलिफ नहीं होना चाहिए, फोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आप रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट थ्योरेटिकली उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। सो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग अपने कंसोल पे आ गए, पाइथन कंसोल पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देखा था कि किस तरीके से हमारा वैल्यूज को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रीड किया जाता है। बट अगर मुझे आप सपोज करो कि इस पाइथन टर्मिनल से बाहर आना, तो कैसे आएंगे, उसके लिए पाइथन हमको एक फंक्शन देता है जिसका नाम होता है एग्जिट। आपको एग्जिट लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा के एंटर मारेंगे तो आप क्या आ जाएंगे, पाइथन से बाहर आ जाएंगे। देन सीएस लिख के क्लियर स्क्रीन अगेन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पाइथन, और हम पढ़ने वाले हैं अब वेरिएबल्स कैसे करते हैं क्रिएट। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट स्पेस नेम, और मैंने लिखा यहाँ पे अजय।
एंटर मारेंगे तो क्या दे देगा, एरर, सिंटैक्स एरर। मतलब आप वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो अगर मुझे फर्स्ट नेम नाम का एक बनाना है वेरिएबल, तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लगाया, देन एंटर मारा, एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, एंटर। देखो यहाँ देखने को मिलेगा हमको अजय। इसी तरीके से कि अगर सपोज करो हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 num1 = 100, ऐसे करके, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या बोलेगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स। मतलब आप फर्स्ट कैरेक्टर न्यूमेरिक नहीं रख सकते हैं, उसके लिए आपको कैरेक्टर ये होना चाहिए। तो यहाँ लिखा मैंने 100, देन एंटर मारेंगे, उसके बाद मैं नंबर लिखा, प्रिंट किया, देखो यहाँ पे मिलेगा आपको 100। दो क्लियर हो गए। साथ के साथ तीसरा, कि जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे डेफ =100, एंटर मारा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब ये डेफ क्या है, हमारे एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इसका आप यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स को बनाने में। इसकी जगह मैं DEFF कर सकता हूँ, क्योंकि इस नाम को कोई वेरिएबल नहीं होता, तो आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वर्ड क्या नहीं होना चाहिए, रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पाइथन हमसे कहता है कि जब आप वेरिएबल्स बनाएंगे तो अंडर स्कोर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं लगा दिया $name=100, एंटर मारा, तो क्या दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब हम क्या नहीं यूज कर सकते, अंडर $साइन यूज नहीं कर सकते। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, अंडरस्कोर। और यहाँ लिखा मैंने नेम में अजय, और एंटर मारा, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा ये अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे हमारे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के, और ये रूल्स आपको याद रखने हैं ताकि आगे भविष्य में कभी हमें वेरिएबल्स क्रिएट करते समय मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर वीडियो यस भेज सर। देना। ओके, बाय बाय। बाय। बाय।